लास्ट क्लास में अपन ने आयतन आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ लिया। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एक होता है पीपीएम, एक होता है पीपीएम। एग्जाम में पूछेगा पीपीएम का पूरा नाम क्या होता है, सीधा सा पीपीएम का पूरा नाम क्या होता है। तो पीपीएम का जो पूरा नाम होता है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का पूरा नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। देखो पार्ट्स पर मिलियन होता है पीपीएम का पूरा नाम, और आपको पता है मिलियन का मतलब होता है 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6, ठीक है। तो एक होता है पीपीबी, एक होता है पीपीबी। पीपीबी का पूरा नाम होता है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन होता है। बिलियन का मतलब आपको पता है क्या होता है, 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 9, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये मिलियन हमें बहुत बड़ा होता है, मिलियन बहुत बड़ा होता है, उससे भी बड़ा क्या होता है, बिलियन होता है। क्या होता है, बिलियन, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करो ना, मेरे पास सपोज करो ना ये 1 गिलास पानी है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच क्या डाल देता हूँ, 1 चम्मच मैंने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। तो इस 1 गिलास पानी के अंदर NaCl की क्वांटिटी का पता लग जाएगा कि यार इतना है, ठीक है। और सपोज करो मेरे पास एक बहुत बड़ी टंकी है, बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी टंकी है, हाँ। ये इतनी बड़ी टंकी है कि इससे है ना पूरा बांदीपुर शहर पानी पीता है। और मान लीजिए इसमें अगर आप 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, डाल दिया ना, है ना। तो इसको तो आप नाप लोगे किसी भी तरीके से, लेकिन इसको नापने के लिए जो तरीका यूज किया जाएगा दैट इज पीपीएम, दैट इज, ठीक है। और मान लो आपने इसका साइज और ज्यादा बढ़ा दिया, आयतन और ज्यादा बढ़ा दिया, तो फिर किसमें यूज करेंगे हम, पीपीबी, ठीक है ना। जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर जो NaCl होता है नहीं होता। अब समुद्र के अंदर NaCl होता है तो समुद्र तो बहुत बड़ा होता है ना, उसके अंदर NaCl होगा, तो NaCl को किसमें नापेंगे, NaCl बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, उसी किसमें नापेंगे, पीपीएम में। किसमें नापेंगे, पीपीएम में और पीपीबी में नापते हैं। जैसे हमारा बॉडी है, अब हमारा बॉडी है ना, हमारा शरीर होता है, और हमारे शरीर में हमारे जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उनको बनाने में क्या चाहिए, फ्लोराइड, क्या चाहिए, फ्लोराइड, ठीक है। जब बचपन में दांत बनते हैं तो फ्लोराइड की वजह से बनते हैं, और ज्यादा फ्लोराइड खाते हैं तो फिर दांतों में पीलापन वगैरह पड़ता है। तो हमारे दांतों के निर्माण के लिए बताओ फ्लोराइड चाहिए नहीं चाहिए, तो ज्यादा मात्रा में चाहिए, बहुत कम मात्रा में चाहिए, बहुत कम मात्रा में। तो इसको बताओ किसमें नापेंगे, पीपीएम में। किसमें नापेंगे, पीपीएम में। समझ में आया ना। तो ये होता है, एक होता है पीपीएम और एक होता है पीपीबी। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन और पीपीबी का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन। अब देखो इसकी परिभाषा, विलय के बाहर भागों की वह संख्या, विलय के बाहर भागों की वह संख्या जो विलयन के 10 टू पावर 6 आयतन में उपस्थित होती है। विलय के बाहर भागों की वह संख्या जो विलयन के 10 टू पावर 6 आयतन में उपस्थित होती है, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। और विलय के बाहर भागों की वह संख्या जो विलयन के कितने 10 टू पावर 9 में उपस्थित होती है, वो क्या कहलाती है, पीपी, पार्ट्स पर मिलियन। नाम पता होना चाहिए बस, पीपी का पूरा, पीपीएम का पूरा नाम क्या होता है, पीपीबी का पूरा नाम क्या होता है। विलयन का मतलब 10 टू पावर 6 होता है और मिलियन का मतलब 10 टू पावर, ठीक है। ये चीजें क्लियर होगी। अब इसके बाद में एक नई चीज जो आपको पढ़नी है, वो पढ़नी है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। इसको समझना अच्छे से, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। वैसे 11th में मैंने बताया था आपको विलेयता, विलेयता। देखो विलेयता क्या होती है, जैसे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर सपोज कीजिएगा 100 ml वाटर है। कितना है, 100 ml वाटर। इस 100 ml वाटर में सपोज करो इसके अंदर मैंने 5 ग्राम NaCl डाला, तो 5 ग्राम NaCl डाला तो ये घुल जाएगा, घुल गया ना। और घुलने के बाद आपने इसको टेस्ट किया तो ना तो आपको कड़ा लगा ना फीका लगा, तो 5 ग्राम इसकी क्या हो जाएगी, विलेयता हो जाएगी, ठीक है ना। अब मान लो आपने क्या किया, अब बताओ यहाँ पर तापमान निश्चित है क्या, निश्चित है, निश्चित तापमान, तापमान क्या है इसका, निश्चित है। तो निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान है इसका, तापमान अपन ने फिक्स कर रखा है। तो निश्चित तापमान पर विलायक में, निश्चित तापमान पर विलायक में घुली विलय की मात्रा क्या कहलाती है, विलेयता। समझ में आया, सॉल्युबिलिटी या विलेयता कहलाती है। निश्चित तापमान पर विलायक के निश्चित आयतन में घुली विलय की मात्रा क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाती है। समझ में आया। अगर मान लो आपने इसके अंदर 10 ग्राम NaCl डाल दिया, तो बताओ 10 ग्राम NaCl विलय होगा क्या, नहीं होगा क्या। हाँ, अगर आप क्या करोगे, गर्म करोगे, इसे गर्म करोगे मतलब तापमान बढ़ाओगे तो विलय होगा नहीं होगा, होगा ना। तो मतलब 5 ग्राम इसके अंदर घुल सकता है, तो इसकी विलय सॉल्युबिलिटी क्या 5 आएगी ना। अगर आपने 10 ग्राम घोल दिया ना, तो 10 ग्राम घोलने के लिए इसको गर्म करना पड़ेगा, तो तापमान निश्चित हो गया क्या, निश्चित हो गया, अनिश्चित हो गया, ठीक है। तो इसकी विलेयता की सीधी सी परिभाषा क्या बनेगी, निश्चित तापमान पर विलायक के आयतन में घुली हुई विलय की मात्रा क्या कहलाती है, उसकी
विलेयता कहलाती है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब देखिए करना क्या होता है, अब हम सॉल्युबिलिटी को हम तीन तरीके से देख सकते हैं। सॉल्युबिलिटी को हम तीन तरीके से देख सकते हैं। तरीका नंबर 1, 2 और 3। पहला हमारे पास आएगा ठोसों की द्रव में विलेयता। किसकी? ठोसों की द्रव में विलेयता। पहला जो पॉइंट है वो है ठोसों की द्रव में विलेयता। दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा द्रव, दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता। और तीसरा जो आएगा वो आएगा द्रव की द्रव में विलेयता, द्रव की द्रव में, द्रव की द्रव में विलेयता। तीन पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। पहला पॉइंट हमारे पास कौन सा आएगा? ठोसों की द्रव में विलेयता, और दूसरा हमारे पास आएगा गैसों की द्रव में विलेयता, और तीसरा हमारे पास आएगा द्रव की द्रव में विलेयता, ठीक है। अब इससे पता लग रहा है जब कोई ठोस किसी द्रव में घुला हुआ हो, जब कोई ठोस किसी द्रव में घुला हुआ हो तो इसे क्या कहेंगे? ठोसों की द्रव में विलेयता। फॉर एग्जांपल अपन क्या लिख सकते हैं, जब NaCl किसमें घुला हुआ हो? चीनी में। NaCl पानी में घुला हुआ हो तो क्या लिखेंगे? ठोसों की द्रव में विलेयता। तो जब कोई ठोस द्रव में घुला हुआ हो तो उसे कहेंगे ठोसों की द्रव में विलेयता, ठीक है। और मान लो जब कोई गैस द्रव में घुली हुई हो तो उसे क्या कहेंगे? गैसों की द्रव में विलेयता कहेंगे। और जब कोई द्रव में घुला हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे? द्रव की द्रव में विलेयता। जैसे अल्कोहल पैक बनाते हैं, अल्कोहल पानी मिक्स करते हैं तो द्रव की द्रव में विलेयता है। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं अपन, कोल्ड ड्रिंक में कौन सा है बताओ? गैसों की द्रव में विलेयता। गैस द्रव में घुलती है, बियर की बोतल, शैंपेन की बोतल बताओ गैस द्रव में घुलती है नहीं घुलती? गैस द्रव में। और ठोसों की द्रव में विलेयता तो बताया गया मैंने। आप नमक को पानी में घोलिए, चीनी को पानी में घोलिए, ठीक है। तो इनमें समझ में आ गया, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ठोसों की द्रव में विलेयता का मतलब होता है जब कोई ठोस किसी द्रव में घुला हुआ हो तो उसे ठोसों की द्रव में विलेयता कहते हैं, और जब कोई गैस किसी द्रव में घुली हो तो उसे गैसों की द्रव में विलेयता कहते हैं। और जब द्रव की द्रव में विलेयता का मतलब है जब कोई द्रव में घुला हो तो उसे द्रव की द्रव में विलेयता कहते हैं। अब आ गया पहला मेरे पास ठोसों की द्रव में विलेयता। देखो इसको देखना, ठोसों की द्रव में विलेयता। पहला पॉइंट है हमारे पास वो है ठोसों की द्रव में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता का मतलब होता है जब कोई ठोस किसी द्रव में घुला हुआ हो तो उसे ठोसों की द्रव में विलेयता कहते हैं, ठीक है। सपोज करो जैसे मेरे पास क्या है, ये बीकर है, इस बीकर के अंदर क्या लिया मैंने? जल लिया, और जल के अंदर मैंने क्या डाल दी? चीनी डाल दी। C12H22 हो गया, C12H22 हो गया। इसे कहते हैं चीनी। क्या कहते हैं? चीनी। इसका रासायनिक नाम सुक्रोज भी होता है। क्या होता है इसे? सुक्रोज। अंग्रेजी में इसे केन शुगर कहते हैं, है ना। गन्ना शर्करा भी कहते हैं, गन्ने के रस से बनाई जाती है चीनी। C12H22 हो गया, ठीक है। अब बताओ ये शर्करा कहलाएगी, शर्करा का जलीय विलयन कहलाएगा? शर्करा का जलीय विलयन, इसे शर्करा भी तो कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं शुगर, हिंदी में क्या कहते हैं? शर्करा। तो शर्करा का जलीय विलयन होगा नहीं होगा? शर्करा का जलीय विलयन हो गया, ठीक है। तो बताओ ठोस द्रव में घुल रहा है नहीं घुल रहा? जब कोई ठोस किसी द्रव में घुला हुआ हो, जब कोई ठोस किसी द्रव में घुला हुआ हो तो उसे ठोसों की द्रव में विलेयता कहते हैं। अब देखो ना, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। पहला जो कारक होता है वो होता है विलय की प्रकृति। विलय की प्रकृति पहला कारक होता है, विलय की प्रकृति। विलय की प्रकृति जैसे एक मैंने क्या लिया, ये बीकर लिया मैंने, ना ये मैंने बीकर लिया, एक बीकर है, ये मेरे पास दूसरा बीकर है। इसमें तो मैंने डाला NaCl, और इसमें मैंने क्या डाला? इसमें मैंने डाल दिया C12H22 हो गया। कौन पहले मिलेगा? ये पहले मिलेगा, मिलेगा ना। तो विलय की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है कौन पहले मिलेगा और कौन, ठीक है। अब विलय की प्रकृति में कैसे डिपेंड करता है? विलय की प्रकृति में ऐसे डिपेंड करता है, एक ऊर्जा होती है जिसे कहते हैं जालक ऊर्जा। क्या कहेंगे? जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा क्या होती है? किसी भी आयनिक यौगिक को अपने आयनों में विभक्त होने पर जो ऊर्जा चाहिए उसे क्या कहेंगे? जालक ऊर्जा, ठीक है। देखो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जल के अंदर घुलता कैसे है, ठीक है। ध्यान से देखना, देखो ये जल का अणु है OH और ये H है, ये O ये H और ये H है ना, ये O ये H और ये H है, और ये H ये O और ये H। जल के अणु बताओ, ये जल के अणु है, एक पात्र में जल है, पात्र के अंदर जल ऐसे रहता है, ठीक है ना। अब आपको पता है ये ऑक्सीजन पर धनावेश आएगा क्योंकि ऑक्सीजन की घनत्व ज्यादा है। यहाँ पर बताओ धनावेश आएगा नहीं आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? धनावेश। यहाँ क्या आएगा? ऋणावेश। यहाँ क्या आएगा? धनावेश। यहाँ पर क्या आएगा? धनावेश। यहाँ ऋणावेश आएगा, यहाँ धनावेश आएगा, यहाँ धनावेश आएगा, यहाँ ऋणावेश आएगा, यहाँ धनावेश आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आएगा? धनावेश, सही है। अब मैंने इसके अंदर NaCl को डाला, तो NaCl को डाला तो इसके अंदर NaCl टूटेगा नहीं टूटेगा? टूटेगा। तो टूटेगा तो NaCl पर तो क्या आएगा? प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस। और Cl पर क्या आएगा? माइनस आएगा। तो जैसे इस बीकर के अंदर NaCl को डाला जाएगा तो बताओ इस Na+ को घेरने के लिए कौन आएगा?
ओ आएगा भी आएगा घेरने के लिए, और Cl को घेरने के लिए कौन आएगा, H आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं अन्योन्य क्रिया। क्या कहेंगे, अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया का मतलब है कि विलय और विलायक के मध्य में क्या होनी चाहिए, अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए। अन्योन्य क्रिया का मतलब है कि ये जितना जल्दी टूटेगा उतना ही जल्दी टूटेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जालक ऊर्जा का मान जितना कम होगा, जालक ऊर्जा का मान जितना कम होगा। जालक ऊर्जा का मतलब है किसी आयनिक यौगिक को आयनों में विभक्त होने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा ना, तो जितना कम होगा उतना ही ज्यादा विलय होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई विलय की प्रकृति। और एक हमारे पास होता है विलायक की प्रकृति। सेकंड हमारे पास क्या होता है, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, देखो विलायक की प्रकृति होती है, विलायक का मतलब घोलने वाला। घोलने वाले पर भी डिपेंड करता है, घोलने वाले पर भी डिपेंड करता है कि कौन पहले घुलेगा कौन बाद में घुलेगा। ठीक है, एक चीज याद रखना, सबसे अच्छा विलायक होता है कौन सा, होता है जल। पूरी दुनिया में प्रकृति में सबसे अच्छा विलायक कौन सा है, जल। क्यों, क्योंकि जल के लिए है ना एक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 80। कितनी होती है, 80। याद रखना, जल एक सार्वत्रिक विलायक होता है। क्यों, क्योंकि जल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 होती है। ठीक है, ये कैसे निकाली, ये मैथमेटिकल है। ठीक है, जैसे जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फिक्स है, इसी तरह इसके लिए फिक्स है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, इसलिए जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। ठीक है, जब एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है, तो लोग इसका आंसर क्या लिख देते हैं, क्योंकि जल में सभी चीजें घुल जाती हैं। सभी चीजें नहीं घुलती है ना, तेल थोड़ी ना घुलता है जल में, घी थोड़ी ना घुलता है, समझ में आया। जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। ओके, अब एक चीज आप याद रखना कि समान समान को बोलता है, समान समान को बोलता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि समान समान को बोलता, समान समान को बोलता है मतलब याद रखो ध्रुवीय, ध्रुवीय, ध्रुवीय। बताओ ध्रुवीय के अंदर ध्रुवीय को मिलाएंगे तो घुलेगा नहीं घुलेगा, घुलेगा। अगर मान लो आपने ध्रुवीय में ध्रुवीय को मिलाया तो क्या लिखेंगे आप लोग, घुलनशील। क्या लिखेंगे, घुलनशील। अगर मान लो आपने यहाँ पे ले लिया ध्रुवीय और यहाँ आपने क्या ले लिया, अध्रुवीय। यहाँ आपने अध्रुवीय ले लिया तो घुलनशील है, घुलनशील, अघुलनशील। क्यों, क्योंकि नियम क्या कहता है, समान समान को बोलता है। सही है ना। अब बताइए दोनों समान है क्या, असमान, असमान है तो नहीं बोलेंगे ना। अब तीसरा अगर मैं लिख दूं यहाँ पर अध्रुवीय, क्या लिख दूं मैं यहाँ पर अध्रुवीय, और यहाँ भी क्या लिख दूं अध्रुवीय, तो तब घुलनशील है, घुलनशील, घुलनशील। क्यों, क्योंकि समान समान को बोलता। सर अब ध्रुवीय है, ध्रुवीय से क्या मतलब है ये देखो, मतलब ध्रुवीय का मतलब होता है एक प्लस होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, माइनस। जैसे मैंने NaCl लिया तो NaCl लिया तो Na पर क्या आ रहा है प्लस, और Cl पर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है ना। बताओ ये ध्रुवीय है, ध्रुवीय, ध्रुवीय क्या है ये, ध्रुवीय। और मैंने ये जल का अणु ले लिया, अब जल का अणु ले लिया तो यहाँ आ रहा है माइनस और यहाँ क्या आ रहा है प्लस, और यहाँ भी क्या आ रहा है प्लस, तो ये ध्रुवीय है, ध्रुवीय, ध्रुवीय। तो ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय। बताओ आसानी से मिलेगा नहीं मिलेगा, आसानी से मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो एक ध्रुवीय ले लूं एक अध्रुवीय ले लूं तो घुलनशील होगा या घुलनशील होगा, अघुलनशील। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना, घुलने का एक नियम होता है, समान समान को बोलता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को बोलता है। ये ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है, तो ये दोनों बोलेंगे। ये ध्रुवीय है, ये अध्रुवीय, तो नहीं बोलेंगे। ये अध्रुवीय, ध्रुवीय, तो ये बोलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं। पहला पॉइंट हो गया विलय की प्रकृति, दूसरा हो गया विलायक की प्रकृति। ठीक है, तीसरा पॉइंट आएगा, वो आएगा बेटा तापमान। क्या आएगा, तापमान। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, तापमान। तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, सभी को पता है। तापमान बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, तापमान बढ़ाते हैं तो विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चौथा हमारे पास एक और है, वो है दाब। क्या है, दाब। दाब का प्रभाव पड़ेगा क्या, दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मुझे बताओ, आपके पास जैसे मेरे पास एक बीकर है, अब इस बीकर के अंदर मैंने क्या ले लिया, जल ले लिया। क्या ले लिया मैंने, इसमें जल ले लिया। अब मैं इसके अंदर NaCl डालूं, बताओ क्या इस पर दाब का प्रभाव पड़ेगा क्या, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि दाब का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ किस पर पड़ता है, गैसों पर। किस पर पड़ता है, गैसों पर। ये ठोस है, ठोस पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। द्रव है, द्रव पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। गैस पर दाब का प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, तो बताओ ये NaCl ठोस है, द्रव है, ठोस, और ये क्या है, द्रव है। तो ठोस और द्रव पर तो दाब का प्रभाव पड़ता है नहीं, दाब का प्रभाव किस पर पड़ता है, गैसों पर। बताओ दाब से प्रभावित रहेंगे या प्रभावित रहेंगे। आपसे सिर्फ एग्जाम में ये पूछा जाएगा ठोस की द्रव में विलेयता, तो एग्जाम में आप लिख दोगे 4 कारक है जो इसे प्रभावित करते हैं, एक तो विलय की प्रकृति और एक विलायक की प्रकृति। इसमें एक चीज और सीखने को मिली कि समान समान को बोलता है। ठीक है ना, और ये मेरे पास, अच्छा एक चीज देखो यहाँ पर है ना, ये तापमान बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, और ये दाब हो गया, दाब से प्रभावित रहती है।
ये वाला पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है गैसों की द्रव्य विलेयता। दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा गैसों की द्रव्य विलेयता। सेकंड पॉइंट है वो है गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता, ठीक है। गैसों की द्रव में विलेयता का मतलब होता है जब कोई गैस किसी द्रव में घुली हुई हो तो उसे कहते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, सोडा वाटर। सोडा वाटर, सोडा वाटर होता है जिसमें आपको पता है CO2 गैस घुली होती है, ठीक है। एक मैंने आपको इसका एग्जांपल बता दिया, कोल्ड ड्रिंक। क्या बता दिया? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है? CO2 गैस घुली होती है। हाँ, तो ये सारे एग्जांपल हो गए। अब देखो ना गैस की द्रव में मिलेगा। पहली बात तो देखो ये मेरे पास क्या है, बीकर है और इस बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है? जल। क्या भरा हुआ है? जल। अब इस बीकर के अंदर आप जल भरा हुआ है तो आप बताओ गैस इसके अंदर घुलेगी क्या? कैसे घुलेगी गैस? आप गैस को पकड़ के इसके अंदर डाल तो सकते नहीं है, नहीं पकड़ते ना। तो ये क्या करता है, ये जो विलयन है पता है क्या करता है, जल इसके संपर्क में अगर कोई गैस आती है ना तो ये क्या करता है, उसको अंदर खींच लेता है। उसे कहते हैं अवशोषण। क्या कहते हैं? अवशोषण। क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहेंगे? अवशोषण। तो इसे एक चीज से नापा जाता है जिसे कहते हैं गुणांक, अवशोषण गुणांक। अब अवशोषण गुणांक क्या होगा? अवशोषण गुणांक का मतलब होता है गैस की ml में वह मात्रा, गैस की ml में वह मात्रा जो 1 घन सेंटीमीटर आयतन में उपस्थित हो। 1 घन सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? ये जल है, लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। इस जितने एरिया में सपोज करो, ऐसे समझो कि ये पूरी स्कूल है ना, क्या है, एक वो है विलियन है, जल है। इस पूरी बिल्डिंग को जल मान लो, ठीक है, इस पूरी बिल्डिंग को जल मान लिया। और इस कमरे को क्या मानोगे आप? इस कमरे के अंदर जितनी गैस घुल सकती है वो क्या कहलाएगी? इसका अवशोषण गुणांक, ठीक है ना। तो किसी गैस की ml में वह मात्रा जो 1 घन सेंटीमीटर आयतन में उपस्थित रहती है क्या कहलाएगी? अवशोषण गुणांक। अब बताओ सभी गैसों का अवशोषण गुणांक समान होगा, अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। कोई गैस ज्यादा घुलती है और कोई गैस कम घुलती है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, ये मेरे पास जल है, ये मेरे पास क्या है? जल है। अब इस जल में कौन सी गैस पहले घुलेगी? कौन सी गैस ज्यादा घुलेगी? बताओ, ऑक्सीजन गैस ज्यादा घुलेगी या HCl गैस ज्यादा घुलेगी जल में? ऑक्सीजन या HCl? ऑक्सीजन ज्यादा नहीं घुलेगी, जल में ज्यादा घुलेगी HCl। क्यों घुलेगी? देखो, ऑक्सीजन को तो क्या लिखेंगे? O डबल बॉन्ड हो, और HCl को क्या लिखेंगे? HCl। बताओ, दोनों की भी दोनों तो समान है क्या? समान, समान। तो ये ध्रुवीय क्या? ध्रुवीय क्या है? ये अध्रुवीय। दोनों की दोनों समान है क्या? समान है, समान। ध्रुवीय है क्या? ध्रुवीय। ये बताओ, ध्रुवीय है क्या? ध्रुवीय है, ध्रुवीय। अब ये भी ध्रुवीय है और ये भी ध्रुवीय। कम घुलेगा, ज्यादा घुलेगा? ज्यादा घुलेगा। अब बताओ, ये कम घुलेगा, ज्यादा घुलेगा? कम घुलेगा, ठीक है ना। तो यहां से एक सवाल एग्जाम में आता है, यहां से एक सवाल एग्जाम में आएगा। एग्जाम के लिए सवाल देखो, सिंपल सा है। O2 की तुलना में, O2 की तुलना में HCl जल में अत्यधिक विलय होती है, क्यों? ठीक है। या फिर HCl की तुलना में O2 जल में कम विलय होती है, क्यों? क्योंकि HCl एक ध्रुवीय गैस होती है और O2 क्या होती है? अध्रुवीय गैस होती है। और हम जानते हैं कि समान समान को बोलता है। जल एक कौन सा विलयन होता है? ध्रुवीय है, ध्रुवीय, ध्रुवीय विलयन होता है। इसलिए बताओ, ये इसमें ज्यादा घुलेगी नहीं घुलेगी? इसलिए इसमें ज्यादा। हम जल के अंदर जीवित क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि जल के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में नहीं होती, जल के अंदर ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है, और फिर उस ऑक्सीजन को हम ग्रहण भी नहीं कर सकते। मछलियां जल के अंदर जीवित इसलिए रह जाती है क्योंकि उनमें गिल्स पाए जाते हैं, और गिल्स क्या होती है? कम ऑक्सीजन को भी ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इधर देखिए, ठीक है, ये तालाब, ठीक है। अब ये तालाब है, ये तालाब है, इस तालाब के अंदर सपोज करो पानी भरा हुआ है और इसके अंदर मछली है, इसके अंदर मछली है ना। अब मछली है तो बताओ, अब गर्मी के दिनों में बताओ, ये ऊपर वाला जल गर्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। आपको पता है तापमान बढ़ाने पर गैस की मात्रा विलेयता घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। तापमान बढ़ाएंगे तो गैस उसमें से बाहर निकल जाएगी ना, गैस की विलेयता बढ़ेगी घटेगी? घटेगी, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, जब यहाँ ऊपर वाले एरिया में बताओ ऑक्सीजन कम हो गई, ज्यादा हो गई? कम हो गई। तो ऊपर वाले एरिया में कम हो गई तो नीचे वाले एरिया में बताओ ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी, कम रहेगी? ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो ऐसे समझ लो, एक तो गर्म जल है, एक ठंडा जल है।
तो मछलियां कौन से जल में ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगी, गर्म में ठंडे में? ठंडे जल में। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में आता है। जलीय जीव गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक सहज महसूस करते हैं, क्यों? क्योंकि ठंडे जल में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। समझ में आया नहीं? आप ठंडे जल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, गर्म जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। भाई गर्म की, अब देखो मेरी बात सुनो, ये बीकर है, इस बीकर के अंदर जल है, अब सपोज करो इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है। गैस के अणुओं की गति जो ज्यादा होती है कम होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा होती है तभी तो गैस के अणु लगातार क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। गैस के अणु की गति जो ये टेबल है ठोस अवस्था में, बताओ इसकी गति जो कम है ज्यादा है? शून्य। शून्य इसकी गति जो मूवमेंट थोड़ी कर रही है तो गति जो शून्य हो गई। समझ में आया? अब गैस के अणु बताओ लगातार गति करते हैं कि नहीं करते? तो इनकी गति जो ज्यादा रहेगी कम रहेगी? ज्यादा रहेगी। अब मैंने इसको गर्म कर दिया तो गैस के अणुओं की गति जो उतनी रहेगी और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा बढ़ गई। तो बताओ ये जल में रहेंगे, जल में से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? तो गैस की विलेयता घटी बढ़ी? घट गई। गैस की विलेयता घट गई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे है। देखो 3 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, तीनों आपको बोर्ड के एग्जाम में बनेंगे। मैं ये जो क्वेश्चन ही बता रहा हूं मैं ये हूं, तापमान बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है, क्यों? तापमान बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है, क्यों? तापमान बढ़ाने पर गैसों की विलेयता इसलिए घटती है क्योंकि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। जैसे तापमान बढ़ाया जाता है तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो जल की सतह से बाहर आना शुरू कर देते हैं। इसलिए गैस की क्या होती है? विलेयता तापमान बढ़ाने पर घटती। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन ये हो गया कि जलीय जीव गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक सहज महसूस करते हैं, क्यों? क्योंकि ठंडे जल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है, इसलिए जलीय जीव ठंडे जल में गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक कंफर्टेबल फील करते हैं। आगे बात समझ लें। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका कि ऑक्सीजन की तुलना में HCl जल में अत्यधिक विलेय होती है, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। एक ये अवशोषण गुणांक है, इसकी परिभाषा आप देखो, गैस को द्रव में घोला नहीं जाता। गैस को द्रव में, गैस को पकड़ के थोड़ी ना बोलेंगे, तो गैस को द्रव में घोला नहीं जाता, द्रव के द्वारा गैस को अवशोषित कर लिया जाता है। द्रव के द्वारा गैस को अवशोषित कर लिया जाता है। अब किसी गैस को कम मात्रा में अवशोषित करेंगे, किसी गैस को ज्यादा मात्रा में, उसके लिए गुणांक बनाया गया, उस गुणांक को नाम दिया गया अवशोषण गुणांक। तो अवशोषण गुणांक का मतलब क्या होता है? अवशोषण गुणांक का मतलब हुआ किसी गैस की ml में वह मात्रा जो विलयन के 1 घन सेंटीमीटर आयतन में उपस्थित होती है, अवशोषण गुणांक कहलाती है। अब मतलब मैंने कहा अवशोषण गुणांक का मान ज्यादा है, उसमें गैस कम है, गैस ज्यादा है, तो मतलब गैस की विलेयता कम हुई ज्यादा हुई। और अवशोषण गुणांक का मान क्या हुआ? कम। अवशोषण गुणांक का मान क्या है? कम है, तो उसका मतलब बताओ गैस कम मिले ज्यादा मिले? तो इसमें से एक लाइन क्लियर हुई, जिस गैस का अवशोषण गुणांक जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी, और जिस गैस का अवशोषण गुणांक कम होगा उसकी विलेयता उतनी ही कम होगी। ठीक है?